अगर आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है डाइट में, तो वे हम्म। प्रोटीन की कोई महत्व नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितने मर्जी लेवल के बॉडी बिल्डर हो, आपको वे प्रोटीन नहीं चाहिए, स्पेशली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। कई मैंने भी सुना है कि इमीडिएटली खा जाते ही, मतलब जिम जिम में ही हाँ अपना वो शेक कर हाँ लेके घूम रहे होते हैं कि भी पीना जी हाँ साथ हाँ। में। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भी मैं तो जिम करता नहीं हूँ, तो मैं हम्म क्यों प्रोटीन हम्म लूँ। हम्म तो जो लोग आईसीयू में पड़े होते हैं, हम्म ठीक है ना, जो बेड से हिल ही नहीं रहे, पोटी सुसु भी उनका वहीं पे हो रहा है, हम्म। उनके लिए भी वे प्रोटीन रिकमेंडेड है। अलग अलग इसमें देखते हैं कि अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं, मतलब कुछ बहुत सस्ते होते हैं, कुछ बहुत महंगे होते हैं। तो क्या इनमें कोई ऐसा फ़र्क होता है? मतलब होते तो वे प्रोटीन ही है, सभी बॉक्सेस पे ऐसा लिखा होता है, लेकिन इनके प्राइस रेंज कोई 1000 2000, फिर कोई 5 5 10 10 हज़ार रुपये तक का भी ये मिलते हैं। वो तो उसमें क्या, उसमें कुछ मिक्स करते हैं या क्या रहता है उसमें? कई फैक्टर्स आते हैं इसमें। नंबर वन तो ये है कि दो तरह का प्रोटीन होता है, एक होता है वे प्रोटीन कंसंट्रेट और एक होता है वे प्रोटीन आइसोलेट। ठीक है। हम्म। वे प्रोटीन आइसोलेट जो है उसमें असेंशली ज़रूरी है कि 90% कम से कम उसमें प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है। मतलब जो आप आइसोलेट की बात कर रहे हो, हम्म, उसमें 90% तक प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन आएगा। होना चाहिए। ठीक है। तो वो महंगा आपको मिलेगा। वे हम्म। प्रोटीन कंसंट्रेट जो है वो 35% से लेके 80% तक वो है, हो सकता है। ठीक कितना है। अच्छा उसके अंदर ये? हाँ, बेस्ट क्वालिटी जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट है वो सबसे कंसंट्रेटेड वो 80% मिलेगा। हम्म। मैं रिकमेंड करता होता हूँ कि 80% वाला वे प्रोटीन कंसंट्रेट लो अगर आपको प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट चाहिए। तो उससे बेटर फिर आइसोलेट ना ले लें अगर 80%? आइसोलेट देखिए, आइसोलेट और कंसंट्रेट में डिफरेंस 10% का है। हाँ। रेट का 1.5 से 2 गुना का फर्क पड़ जाता है। ओके। प्रोसेसिंग के चार्जेस, उसको 80% से 90% तक ले जाने के लिए जो प्रोसेस होते हैं, उसकी वजह से वो महंगा हो जाता है। वो इसी तरीके से होगा कि आप मक्खन जो है वो आप अगर 500 रुपये किलो ले रहे हो, तो आप घी जो है वो 600 रुपये किलो ले लोगे। अगर आपको मक्खन 500 रुपये किलो मिल रहा है तो घी आपको 1000 रुपये किलो मिलेगा, तो आप कहेगा यार मैं मक्खन ही खा लूँ। सही बात। सिर्फ वे प्रोटीन आइसोलेट दो केसेस में ज़रूरी होता है। नंबर वन तो जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, जिसको कि अब स्टेज पे जाना है और उसने अपने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर रखे हैं। अब ये 20% कार्बोहाइड्रेट, आप तो रोटियां भी खा रहे हो, चावल भी खा रहे हो, आप वे प्रोटीन भी ले रहे हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता 20% है या 10% है। उस बंदे को फ़र्क पड़ेगा जिसने कार्बोहाइड्रेट बंद कर रखे, या जो इंसान कीटो डाइट पे है। कीटो डाइट पे भी आपको होता है कि कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर मिनिमम होने चाहिए। तीसरा केस हो गया जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्योंकि जो 80% वे वो ले प्रोटीन नहीं है पाएंगे उसमें उसमें। 80% वे है, तो 20% वो लैक्टोज है। लैक्टोज भी है। तो जिसको 90% वे मिल जाएगा उसको चांसेस हैं कि वो उसको लैक्टोज नहीं मिलेगा आसानी उसमें से से। डाइजेस्ट कर सके। जो नॉर्मली दूध भी पी रहा है, चाय भी पी रहा है, और साथ में वे प्रोटीन आइसोलेट ले रहा है, उसके लिए वे प्रोटीन आइसोलेट जो है वेस्ट ऑफ मनी रहेगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ब्रांड पे डिपेंड करता है। हाँ। ठीक है ना। आप कोई भी मतलब अच्छे ब्रांड का जूता लोगे तो आपको 5-7 हज़ार का मिलेगा। वही आपको देसी जूता जो है वो 700-800 का मिल जाता है, 1000 का मिल जाता है, 2000 का मिल जाता है। तो ये भी उसमें डिफरेंस है। इंग्रेडिएंट तो मेंशन होते ही हैं, मतलब हाँ अगर आपका कहने का मतलब है कि अगर आप कंसंट्रेटेड ही ले लेते हैं, अगर आपका बजट कम है और आपके लिए सूटेबल ये है, यस। तो बेस्ट वही है कि आप उसके इंग्रेडिएंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ इंग्रेडिएंट्स लें। में उसमें पर 100 ग्राम्स न्यूट्रिशन देखना होता है कि 100 ग्राम्स के अंदर प्रोटीन आपका 80% होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू ये है कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि बजाय कि फॉरेन ब्रांड्स लेने के, फॉरेन ब्रांड्स में क्या होता है कि अडल्ट्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, डुप्लीकेसी के चांसेस ज़्यादा हैं। आप लीडिंग इंडियन ब्रांड लो। लीडिंग इंडियन ब्रांड कैसे ढूंढेंगे? आप ऑनलाइन चेक चेक करो, साइट्स पे जाओ, और जो ऑनलाइन जो साइट्स हैं जहाँ पे आपको सामान मिलता है ऑनलाइन, वहाँ पे आप उनकी रिव्यूज़ देखो। अब रिव्यूज़ अगर आप 15-20 150 200 रिव्यूज़ से नहीं बात बनती, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि इतने रिव्यूज़ तो लोग पेड रिव्यूज़ भी डलवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी के 25,000 रिव्यूज़ हैं, 35,000 रिव्यूज़ हैं और उसमें आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ दिख रहे हैं ज़्यादा, इट मीन्स दैट दैट इज़ गुड टू गो। वो आप प्रोटीन ले सकते हो। वो आपको किफ़ायती भी पड़ेगा और आपको ये भी इंश्योर होगा कि उसमें डुप्लीकेसी नहीं है। अगर आप इम्पोर्टेड प्रोटीन लेते हो, या तो उनकी वेबसाइट से लीजिए, या फिर आपका कोई रिलेटिव या कोई ऐसा जो अब्रॉड रहता है उससे मंगवा लें, वो ले सकते हो। तो बहुत बड़ी इसमें भाग-दौड़ है, लोग इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्या ऐसा भी है कि कोई कंपनी इसमें स्टेरॉइड भी मिल रहे हों, या इसमें कोई ऐसी चीज़ें भी आ रही हो जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, उनको लग देखिए रहा है कि ये वाला जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये बड़ा ताकतवर है, तो कहीं उसमें स्टेरॉइड भी मिल के देखिए उसमें? स्टीरॉयड जो है 2 तरह के होते हैं। एक एनाबॉलिक स्टीरॉयड होता है, एक होता है कॉर्टिकोस्टीरॉयड।
कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जैसे प्रेडनिसोलोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया, बीटामेथासोन, उनका मसल बिल्डिंग में कोई रोल नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ही कोई महामूर्ख जिसको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, वो उसमें मिक्स कर रहा है तो वो अलग बात है। वो आप अगर घटिया ब्रांड लोगे या डुप्लीकेट ब्रांड लोगे तो उसमें होगा। दूसरा होता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड। एनाबॉलिक स्टीरॉइड बहुत महंगे होते हैं। आप उसी कहोगे कि मैंने कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना क्योंकि इसमें गोल्ड मिला हुआ है। तो वो कौन सा पागल होगा जो उसके अंदर गोल्ड मिला है। सही बात है। तो स्टीरॉइड जो है वो उनकी अपनी प्रिक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब आप प्रोटीन लेने जा रहे हो, प्रोटीन से घटिया चीज़ डालते हैं वो मैं मानता हूँ। प्रोटीन से प्रोटीन स्टीरॉइड अच्छे नहीं होते लेकिन महंगे तो होते हैं ना। अब प्रोटीन के अंदर आप महंगा एक चीज़ डाल दी तो वो जो है वो वाइबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्टीरॉइड नहीं होते प्रोटीन के अंदर, अडल्ट्रेशन हो सकती है। जैसे माल्टोडेक्स्ट्रिन एक पदार्थ होता है, हाँ, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, उसको आप प्रोटीन में मिक्स कर दो, टेस्ट सेम है, आपको पता नहीं चलेगा। तो वो अगर आपने कोई ऐसा ब्रांड लिया जो अननोन है, क्योंकि हमारे कंट्री में सैडली इतने ज़्यादा फूड लॉज इतने अच्छे से अप्लाई नहीं होते, कई बार लोग जो है वो नहीं पकड़ में आते और उनके प्रोडक्ट्स बिकते रहते हैं। या आपने जैसे मैंने बताया कि कोई आपने अपने कह के किसी ने आपको इम्पोर्टेड प्रोटीन दे दिया, उसके अंदर बना वो यहीं पे कहीं किसी गली कूचे में बना हुआ है, उसके ऊपर लेबल लगा दिए, उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। अडल्ट्रेशन हो सकती है। हो सकता है आप जो प्रोटीन ले रहे हो वो जितना लिखा हुआ है वो वैल्यूज़ आपको पूरी ना मिले, उसमें स्टीरॉइड मिला हो, उसके चांसेस नहीं है, कम है या नहीं है, ना के बराबर नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैं नहीं मानता कि कोई महंगी चीज़ डालेगा आपको सस्ती चीज़ बेचने। सही बात है, सही बात है। डॉक्टर साहब, इसमें ज़्यादातर ये सुनने में आया कि आजकल, क्योंकि पहले किडनी के, लिवर के केसेस यूथ में सुनने में नहीं आते थे, जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है ये पाउडर्स का और ये सब सप्लीमेंट्स का, तुम देख रहे हैं कि 30 ईयर्स 28 ईयर्स में भी किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण नहीं है कि ये कहीं इस तरह के प्रोटीन या सप्लीमेंट्स कहीं ना कहीं हमारे किडनी को, अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, वो जो है वे प्रोटीन जैसे, वो कोई सिंथेटिक पदार्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह का केमिकल है कि लोग सोचते हैं ये केमिकल है या इसकी वजह से किडनी फेल हो जाएगी। ये वैसे ही है जैसे अगर मैं कहूँ कि वे प्रोटीन अगर सिंथेटिक है तो फिर हम दूध को, दही को भी सिंथेटिक मानेंगे, पनीर को भी सिंथेटिक मानेंगे, घी को भी सिंथेटिक मानेंगे, मक्खन को भी सिंथेटिक मानेंगे, हम जो भी मलाई को भी सिंथेटिक मानेंगे। हम ये जो सारी चीज़ें हैं दूध से बनती हैं, ऐसे ही दूध में से ही वे प्रोटीन निकलते हैं, ठीक है। बशर्ते आपको नॉलेज होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात है, किडनी फेलियर हो जाए वो अगर आप 6 स्कूप रोज के खा रहे हो वे प्रोटीन के, तब तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको किडनीज पे स्ट्रेस आएगा। अच्छा। अदरवाइज अगर आप 1.5 ग्राम 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ले रहे हो, जो कि नॉर्मली बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, मतलब पहले से ही आपकी किडनीज खराब है और आपने ऊपर से प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, तो किडनी स्ट्रेस में डेफिनेटली जाएंगी क्योंकि पहले से ही काम नहीं कर रही हैं। तो उसमें पीरियोडिकली, जैसे साल में हर एक बंदे को रिकमेंडेड है कि अपना लिवर का, किडनीज का और एक कंप्लीट बॉडी चेकअप कराना भी चाहिए, ताकि आपको वैसे ही कई प्रॉब्लम्स होने वाली होती है पहले पता लग जाता है। अगर हम बात करें लिवर फेलियर की, तो लिवर के साथ वे प्रोटीन का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको लिवर फेलियर होगा वे प्रोटीन खाने से। बट द थिंग इज कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि कई डॉक्टर्स को भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो कि जिन्होंने इतने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, 9 साल जिन्होंने, मतलब सुपर स्पेशलिस्ट, उनको 14 घंटे भी न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। वो भी न्यूट्रिशन के लिए अपने फील्ड में वो माहिर है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोथोरैसिक सर्जन है, उनको अपना सारा कुछ पता है, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता। तो वो जो आसपास नॉलेज जो है, कई बार अगर बुक से नहीं लेते, आसपास सुनाई बातों पे से नॉलेज गेन करते हैं, तो कई बार वो लोग भी, उनका ये ओपिनियन हो जाता है कि भी ये इससे नुकसान इफेक्ट हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं। मेरे पास एक केस है, बहुत अच्छे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला जी कि एक लेडी थी, उनको वायरल हेपेटाइटिस हो गया। अब सबको मेरे ख्याल में इतना तो समझते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस मतलब लिवर में दिक्कत आना किसी वायरस की वजह से। उन्होंने बताया कि हम ऐसे, डॉक्टर ने मेरे को प्रोटीन रिकमेंड कर रखा है, क्योंकि वो वेजिटेरियन थी और वेट लॉस कर रही थी और डाइट में उनका प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने बोल दिया आप ये वे प्रोटीन ले रहे हो ना, इसी वजह से आपके लिवर में दिक्कत हुई है। जब बुखार आ रहा है, वायरस आपने उसमें टेस्ट में पता लग गया कि इसको ये वाला वायरस
की वजह से लिवर में प्रॉब्लम आई, नाम हाँ, फिर भी प्रोटीन का लगा। तो उसमें कोई Yes. हाँ डॉक्टर ने भी तो अपनी जान छुड़ाई है, नहीं तो पेशेंट बार बार पूछते हैं ये कैसे हुआ जी, क्यों हुआ जी, तो उनको जो इजी टारगेट मिला वो कर दिया। सही बात ठीक है। और किडनी फेलियर जो है, किडनी फेलियर में जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी किडनीज काम नहीं कर रही हैं, पहले से ही आपका ब्लड वर्क ठीक नहीं आ रहा, तो किडनीज फेलियर में तो वैसे ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, अगर आप जैसे मैंने आपको बताया 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए किडनी फेलियर के पेशेंट को, वैसे भी 0.4 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट रिकमेंडेड होता है, क्योंकि इसकी किडनीज उतने अच्छे से प्रोटीन को प्रोसेस नहीं कर पाती हैं। तो उस केस में तो डेफिनेटली एक यही केस है जहाँ पे प्रोटीन हम मना करते हैं, जहाँ पे किसी को किडनीज में कोई प्रॉब्लम आती है। स्टोन बनने का भी कारण ये लगता है कि शायद प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करने से कहाँ शैलेंद्र जी, मैं स्टोन्स का भी कुछ गारंटी के लोगों साथ ने कह सुना सकता है हूँ, जी। वे प्रोटीन लेने के बाद भी, या मैं कोई वे प्रोटीन का यहाँ पे हाँ, हम कोई हम ब्रांडिंग तो कर ब्रांडिंग नहीं कर रहे, कोई ये कोई नहीं है अपना कि प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे प्रोडक्ट सेल करना है, मैं वे प्रोटीन या एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने के बाद भी अगर आप वेजिटेरियन हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अगर हमारे के स्टोन फॉर्मेशन है तो वो प्यूरिन्स की वजह से हो सकता है, जो यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने से दो चीज़ें होती हैं, एक तो गाउट होता है, जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, छोटे जॉइंट्स में। नहीं, गाउट के लिए मैं अभी आऊँगा, अभी आप ठीक है। हाँ। और यूरिक एसिड स्टोन्स भी बनते हैं प्यूरिन्स लेने पे। प्यूरिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि वे प्रोटीन में बहुत 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 कम है, उससे ज़्यादा दालों में होता है। ठीक है। और जो आपका दूध के से बनने वाले जितने भी प्रोटीन्स हैं, इवन एग्स में, वो प्यूरिन बहुत कम होता है। प्यूरिन वेजिटेबल सोर्स में इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपके किडनी स्टोन्स बना दे, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात है, जो लोग कच्चा पालक या कच्ची ऐसी चीज़ें खाते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं ये किडनी स्टोन्स होने के। अदरवाइज अगर आप, क्योंकि उसमें जो ऑक्सलेट्स होते हैं ना, वो किडनी स्टोन्स बनाते हैं। तो ऑक्सलेट जो हैं वो, या जो क्या नाम इसका, या प्यूरिन्स होते हैं। प्यूरिन्स आपके पालक में होते हैं, ये और जैसे हमारा ये हो गए दालें हो गई, उसमें कुछ प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा रहती है। या आप काजू में प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा रहती है, मशरूम्स में प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा रहती है। ये वेजिटेबल सोर्सेज हैं जहाँ पे प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। नॉन वेजिटेबल सोर्सेज में, जैसे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में अगर आप बात करें रेड मीट की, या आप ऑर्गन मीट की बात करें, ऑर्गन मीट, या बहुत तरह की फिशेस होती हैं जिसके अंदर प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें जितनी प्यूरिन्स हैं, और हमारे जो हाई प्यूरिन वेजिटेरियन डाइट है, चाहे दालें हैं, चाहे वो जो कुछ भी ऐसी काजू हो गया या आपका मशरूम्स हो गए, उसमें फिर भी बहुत कम होती है। इतनी नहीं होती कि आपको स्टोन्स दे दे वो। का बना दे। ठीक है। तो वो ये चीज़ जो है, जिनको पहले से है वो ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं। हाँ, उनको भी ले लेना चाहिए। वाटर स्टोन बनने का मेन कारण होता है वाटर इनटेक की कमी, या रेकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, उसकी वजह से फॉस्फेट क्रिस्टल्स बनते हैं, जो सुनते हैं बड़े बड़े स्टोन्स बन गए। या अब वाटर इनटेक कम है, उसकी वजह से ये ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बनते हैं बॉडी के अंदर। और अगर आप वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको स्टोन बनने के चांसेस हों। दूसरी बात है, प्यूरिन्स बियर के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मोटापा, जिसको ओबेसिटी है, उसके अंदर प्यूरिन्स ज़्यादा, मतलब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। जो डायबिटिक है, उसका यूरिक एसिड लेवल्स ज़्यादा होंगे। तो इन चीज़ों पे तो लोग वर्क नहीं करते। और अगर आप मोटे हो, अगर आप डायबिटिक हो और आप प्रोटीन कम ले रहे हो, तो आपकी डायबिटीज़ भी डिटीरियोरेट होगी, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओगे, प्रोटीन नहीं लोगे। और दूसरी बात है, अगर आप ओबेसिटी है, तो भी आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओगे, मोटे होते जाओगे, मोटापे से और ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ेगा, और ज़्यादा स्टोन्स आपके बनेंगे। तो इन चीज़ों पे वर्क करने की बजाय लोग जो हैं वो प्रोटीन बंद करके बैठ जाते हैं। तो स्पेशली गाउट के लिए मैंने सुना है डॉक्टर साहब, गाउट में तो बिल्कुल इसको जो गठिया भी कहते हैं इसके अंदर। देखिए, गठिया 3 तरह का होता है मेन। एक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको आयुर्वेद में आम वात बोलते हैं। वो बड़े जॉइंट्स में होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून में आपका इम्यून सिस्टम आपका ही दुश्मन बन गया। वो यूजुअली यंग एज में होता है, 20 से 30 साल की उम्र में जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो बाद में उसमें टेस्ट होते हैं, कई ESR बढ़ जाता है, RA फैक्टर होता है, वो पॉजिटिव आ जाता है, वहाँ से पता लग जाता है कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। उसका तो वैसे प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो 45-50 साल की उम्र में ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, जिसमें वो पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनने की वजह से उनकी बोन्स कमज़ोर हो जाती है, तो वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तीसरा है गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस
रेयरली आपके घुटनों में होगा हाँ वो या जॉइंट कमर में होगा, छोटे जॉइंट्स में छोटे होगा। जॉइंट्स में छोटे जॉइंट्स में भी जो बिग टो होता है पैर का अंगूठा, उसमें सबसे ज़्यादा 70% लोगों का जो गाउट के केसेस है 70% वो गाउट। पहली बात। दूसरी बात है आपका यूरिक एसिड मार्जिनली बढ़ा हुआ है। सपोज 7.2 नॉर्मल है एक मेल के लिए और 6.2 फीमेल के लिए नॉर्मल है, तो वो अगर फीमेल में 7 पे चला गया या मेल में 8 पे चला गया तो भी 10% चांस है गाउट होने के। 10 बंदों का यूरिक एसिड बढ़ेगा उसमें से एक को गाउट होगा, पहली बात। और जो महिला जिसको पीरियड्स अभी आते हैं उसको गाउट होने के चांसेस 0 हैं, अगर उसको कि किडनी की प्रॉब्लम नहीं। किडनी प्रॉब्लम में तो यूरिक एसिड बढ़ेगा क्योंकि किडनी फिल्टर ही नहीं कर रही। अगर उसकी किडनी का ठीक काम कर रही है उसको गाउट होने के ऑलमोस्ट 0% चांसेस हैं। मैंने अपने 26 साल के कैरियर में एक भी ऐसी महिला नहीं देखी जिसको पीरियड्स आते हों और उसको गाउट या अर्थराइटिस हुआ हो। ठीक है, लेकिन इसका इतना बड़ा हुआ बना दिया, उसकी वजह से क्या है कि लोग जो है वो प्रोटीन कम कर देते हैं। हाँ। अब होता क्या है नॉर्मली, जैसे सपोज आपके घुटने में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने यूरिक एसिड आ गया सपोज आपका 5.8, कहेंगे जी यूरिक एसिड तो मार्जिन पे है, बहुत यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। उससे क्या होता है कि बंदा अपना प्रोटीन बंद कर देता है। प्रोटीन बंद कर दिया तो उससे आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ेगा, कुछ तो खाना ही है, तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ेगा तो आपका वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो वही वाली प्रॉब्लम जिसके लिए आपने प्रोटीन बंद किया था वो और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो दूसरी बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्यूरिन्स हैं वो एक प्रकार का प्रोटीन है। प्यूरिन्स वो जो है वो अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो भी, अगर आप मोटे हो, अगर डायबिटिक हो, अगर आप बियर ज़्यादा पीते हो, अगर आपकी फैमिली में गाउट की हिस्ट्री है, तब चांसेस हैं, या आपकी किडनीज ठीक काम नहीं कर रही तब आपको चांसेस हैं कि गाउटी अर्थराइटिस हो जाएगा। अदरवाइज एक डिजीज़ जो कि होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, उससे डर के आप अब जब अपना प्रोटीन इंटेक कम कर लोगे तो 36 बीमारियां और लगाओगे। ठीक है, और उनमें से कोई ना कोई बीमारी आपकी जो है वो घातक भी हो सकती है। मोस्टली डॉक्टर बंद कर देते हैं प्रोटीन उस टाइम पे। मैंने कई डॉक्टर्स को ऐसे वो मैंने देखा है आपको कि जैसे पहले बताया हाँ कि न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। वो एक दंत कथा चली हुई है कि प्रोटीन बंद कर दो। आप मेडिकल की कोई बुक उठा के देख लो, मैं अभी आपको इस पॉडकास्ट के बाद दिखा दूंगा। वहाँ पे देयर इज नोवेयर इट इज़ मेंशन्ड दैट यू हैव टू मेक एनी डाइटरी चेंजेस। उसमें क्या क्या रिकमेंडेड है, पहला आप ग्रेजुअल वेट लॉस करो, जल्दी जल्दी वेट कम करोगे तब भी आपको गाउट हो सकता है, यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ सकते हैं। दूसरा, आप बियर वगैरह पीना बंद करो, हैवी अल्कोहल बंद करो। तीसरा, आप ऑर्गन मीट खाना बंद करो। और चौथा जो है, आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखो। ये हैं जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है। एंड प्यूरिन्स अवॉइड करो। प्यूरिन्स जो हैं, जैसे हमने बताया कि छिलके वाली दालें, या आपका ये हो गया काजू हो गया, या जो पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक या साग हो गया, इसमें प्यूरिन्स होती हैं। राजमा, चना, इनमें प्यूरिन्स होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते कि आपको गाउट कर दें, इतने नहीं होते। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये चीज़ें छोड़ते हो तो आपको और बीमारियां लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वीकनेस तो आएगी क्योंकि प्रोटीन इंटेक हमारा कम होगा। कईयों को फैमिली हिस्ट्री भी रहता है तो उसके फैमिली हिस्ट्री में डेफिनेटली वर्क करना चाहिए, लेकिन प्रोटीन 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट तो चाहिए। हाँ, वो फैमिली हिस्ट्री है तो आप गाउट को कंट्रोल करने के लिए उसका कोई ट्रीटमेंट करो, वाटर इनटेक बढ़ाओ। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताता हूँ, एक बहुत कम लोगों को पता होती है। एक होता है सूडो गाउट। ठीक है, गाउट कैसे होता है, छोटे हमारे जो जॉइंट्स हैं हाँ। उसके अंदर हमारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम जाते हैं। कईयों को ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जम जाते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस क्या हुआ? ऑक्सलेट अलग चीज़ है, यूरिक एसिड अलग चीज़ है। सिम्टम सेम होगा। ओके, ठीक है, टेस्ट में भी आएगा, टेस्ट में यूरिक एसिड अगर आपका, वो बात है ना कि आपको गाउट का अटैक आ गया, वो है सूडो गाउट। आप डॉक्टर के पास गए, वो उसने सोच के बैठा कि इसको गाउट है, तो उसने जब आपने 7.2 आपका नॉर्मल है, वो अगर 6.8 आ गया, वो कहेगा यार ये मार्जिन पे है तो इसी वजह से तेरे को हो गया। तो उसमें क्या है कि जो लोग वाटर इनटेक अपना अच्छा नहीं रखते हैं उनको वो सूडो गाउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और उस वजह से आपका फिर प्रोटीन छूट जाता है। तो ये भी एक चीज़ है जो कंसिडर करने वाली है कि गाउट अगर आपको हुआ है और यूरिक एसिड की वजह से आपको प्रॉब्लम है तो यूरिक एसिड अच्छा बड़ा होना चाहिए, 8.4, 9 ऐसे करके। बहुत सारे कंट्रीज़ में ये माना जाता है कि 10 से नीचे अगर आपका यूरिक एसिड है तो और आपके पेशाब में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स नहीं आते हैं तो आपको यूरिक एसिड को कम करने की दवाई अगर खाओगे, जैसे फेबुक्सिस्टैट है या एलोपिरिनोल ऐसे करके सॉल्ट्स आते हैं,
वो खाने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूबिक्सिस्टैट की जो इंडिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर एसिम्प्टोमेटिक यूरिसीमिया। एसिम्प्टोमेटिक यूरिसीमिया मीन्स कि आपका यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, ओके। आपको कोई पेन नहीं है, हाँ, आपको कोई पेशाब में तो कोई टेंशन किस्म की ज़रूरत नहीं है, आप तो इट डाइटरी इज़ नॉट चेंजेस से रिकमेंडेड। डाइटरी डाइट चेंजेस भी नॉट रिकमेंड, कोई ओह! रिकमेंडेड नहीं है, अपना मौज करो। कईयों का देखो ना 10 टाइम्स ज़्यादा लोगों में हाँ, यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, उनको हुँ, कुछ नहीं होता, हुँ। 10 में से एक को ही गाउट होना है, हाँ, मतलब टेस्ट जाके करवाएँगे तो टेंशन ले लेंगे, ले लेंगे। हाँ, फिर वो अपने प्रोटीन बंद कर देंगे और बाकी चीज़ें बंद कर देंगे। वो और बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि आप प्रोटीन कम करोगे तो आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट इंटेक बढ़ेगा तो आपका मोटापा बढ़ेगा सही बात है। और आपका यूरिक एसिड। हाँ, और ये हाँ। बताओ ना, जो एक वेजिटेरियन महिला है जो बेचारी दूध भी नहीं पीती और सब्जी रोटी खाती है, उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसका और क्या बंद करोगे आप, है कि नहीं? सही बात है। ठीक है। दैट्स अमेजिंग। सो अभी डॉक्टर साहब इसमें हम लोग एक चीज़ और देख रहे थे कि क्या व्हाट्स द बेस्ट वे, मतलब क्या सही तरीका है इसको लेने का? लाइक कुछ शेक्स पीते हैं तो व्हेन दे डू एक्सरसाइजेस तब वो पीते हैं, बाद में पीना चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ उन्हीं को ही लेना चाहिए वे प्रोटीन, देखो, या नॉर्मल भी लोग ले सकते हैं? मतलब कौन लोगों को लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए? पहली बात तो ये है, अगर आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है डाइट में तो वे हम्म। प्रोटीन की कोई महत्व नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ओह। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जितने मर्जी लेवल के बॉडी बिल्डर हों, आपको वे प्रोटीन नहीं चाहिए, स्पेशली अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि कई मैंने भी सुना है कि इमीडिएटली खा जाते ही, मतलब जिम में ही हाँ, अपना वो शेक कर हाँ, लेके घूम रहे होते हैं कि भी पीना जी हाँ, साथ हाँ, में। हाँ, उसमें एक तो BCCI होते हैं, ब्रांड चेंज्ड अमाइनो एसिड्स, ओके। वो पियो। ये कंपनीज ने सिस्टम बना रखा कि भी इनको प्री वर्कआउट तो दे ही दिया कि ये वर्कआउट से पहले, ये वर्कआउट के बाद, अब बीच में भी कुछ घुसा दो ताकि साला ये वर्कआउट करते टाइम भी कुछ ना कुछ ले लेंगे। लेते रहें। हाँ, तो वो BCCI जो है, जैसे आपको मैंने बताया कि 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए बाकी के बॉडी के मसल्स बनने के लिए, तो 3 होते हैं BCCI ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स। तो वो अकेले 3 अमीनो एसिड्स जो लेंगे उसका कोई एडवांटेज नहीं होने वाला, पहली बात। दूसरी बात है, अगर आप कहते हैं कि एक कहते हैं कि मेटा वो एनाबॉलिक विंडो होता है कि जैसे आप आए हो उसके बाद आपके जो मसल्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए आपको इमीडिएटली वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि पहली बात तो ये समझो कि जब आपका मसल वर्कआउट करके हटा, उसको 2 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 इज़ वाटर एंड नंबर 2 इज़ ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन उसको उस टाइम नहीं चाहिए जब आप वर्कआउट करके हटा। ठीक है, अब अगर आप वेट लॉस के लिए जिम कर रहे हो तो अगर आपने ग्लूकोज ले लिया तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो जो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए था वो मिल गया, फैट को यूज़ ही नहीं करेगी। ठीक है, दूसरी बात है कि आपने कल सपोज आपने लेग्स लगाई हैं, आज आप चेस्ट लगा के आए हो, तो जो लेग्स वाले मसल्स हैं वो भी तो अभी रिकवर हो रहे हैं। हाँ। तो वो ऐसा तो नहीं कि आपके सीधे ठां करके चेस्ट के मसल्स को चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वे प्रोटीन इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। एक्चुअली आपको जब इन बिटवीन मील्स भी ले सकते हो, आप इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली वहीं लेके ही जाना अपना, ऐसा कुछ अपनी बॉटल लेके जाना जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये तो सिर्फ जब आपका बॉडी रिलैक्स कर रहा है, उसको वापस रिफॉर्म कर रहा है, आप ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। आपको सारे दिन में, पहली बात तो सारे दिन में आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो लगभग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन ले लो। अब आप अगर सीरियस बॉडी बिल्डर, अब वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप आधा घंटा जिम में 5-5 किलो के डंबल करा के आगे तो आपको प्रोटीन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो नॉर्मल जो रिक्शा पुलर है उसको तो कौन प्रोटीन खिलाता है, ठीक है ना, वो सारा दिन वर्कआउट करता है, उतना तो आप में अगर आधे घंटे के लिए रिक्शा चलाना पड़ जाए तो बुखार आ जाएगा, ठीक है ना, तो उनको वो प्रोटीन थोड़ा लेते हैं, तो उनका भी काम चल रहा है बढ़िया। लेकिन हाँ, आपको मसल बिल्डिंग करनी है, आपको, आपने देखा कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कम है, तो आप ले सकते हो। उसमें भी जो आपकी बॉडी की कैपेसिटी होती है प्रोटीन को एसिमिलेट करने की, वो 20 से 30 ग्राम होती है एक बार में। अगर आप 20 से 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हो तो वो भी जाके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो देखना है हमने कि अगर आपने वे प्रोटीन ले लिया, सपोज आपने वर्कआउट के, तो नेक्स्ट मील फिर 3 घंटे बाद होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है पहले आपने, प्रॉब्लम ही यही आती है, वो प्रोटीन भी पी जाते हैं, आके पराठे भी खा लेते हैं, फिर वो वेट लॉस भी नहीं होता और ना मसल्स बनते हैं। सारा एफर्ट उनका वही है, वो वेस्ट हो वो हम ये बिलीव करने लग गए हैं कि वो जो प्रोटीन का पैकेट वो पी लिया ना सुबह एक, हमारा जो जिम्मेवारी थी हमारी न्यूट्रिशन की वो पूरी होगी। अब चाहे भटूरे खाओ, चाहे समोसे खाओ, चाहे पराठे खाओ,
कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। वो प्रोटीन आपको लिमिटेड इंटरवल्स पे चाहिए। दिन में जब 3 बार मील देते हैं, तीनों में वो स्प्रेड होना चाहिए प्रोटीन का, कि सुबह भी ले लिया थोड़ा सा, दोपहर को भी ले लिया, रात को भी कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स ले तो लिया। क्या ये जिम वालों के अलावा मतलब जैसे फीमेल्स हैं या जो और ग्रोइंग बच्चे हैं या किन लोगों को, मतलब क्या ये सिर्फ जिम में ही लोगों को चाहिए या बाकी जो इनटेक है वो भी अपना ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा अपना? देखिए उसमें जैसे quantity में? मैंने बताया कि ये प्रोटीन बेसिकली सप्लीमेंट है। हम्म, अगर आपकी नॉर्मल डाइट से आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जिम वालों की प्रोटीन की ज़रूरत है या वे प्रोटीन जिम वालों के लिए चाहिए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भाई मैं तो जिम करता नहीं हूँ तो मैं क्यों प्रोटीन लूँ। तो जो लोग आईसीयू में पड़े होते हैं, ठीक है ना, जो बेड से हिल ही नहीं रहे, पोटी सुसु भी उनका वहीं पे हो रहा है, उनके लिए भी वे प्रोटीन रिकमेंडेड है। कई बार ऐसा भी देखा गया डॉक्टर साहब कि जो लोग वेट लॉस करते हैं तो इसको एज ए मील रिप्लेसमेंट शेक की तरह भी इसको यूज़ करते हैं, तो क्या ये कितना एक इफेक्टिव है और कितना ठीक है, या क्या इसका आपका क्या देखिए इसमें कहना है? मील रिप्लेसमेंट शेक में क्या होता है कि आपने एक टाइम का खाना नहीं खाया, उसकी जगह आपने एक शेक पी लिया। अब बॉडी में पहली बात तो यह है कि आपका शरीर रियल फूड मांगता है। फूड का काम सिर्फ न्यूट्रिशन का नहीं होता, साइकोलॉजिकली भी आपको तसल्ली होनी चाहिए कि आपने कुछ खाया है। हाँ, जब आप कुछ खाते हैं तो आपके माइंड में एक असर होता है कि आपने कुछ खाया है, वो बॉडी बार बार मांगेगी। आप कितने महीने कितने सालों तक आप शेक पीते रहोगे और कुछ खाओगे नहीं। पहली बात, वो लोग कर सकते हैं जो ऑलरेडी इसके बिजनेस में घुसे हुए हैं, उनको पतले भी रहना है और साथ में खुद भी शेक पीना है, क्योंकि उन्होंने डब्बे इतने खरीद रखे हैं, उन्होंने खुद भी पीना है, तो वो तो पी लेते हैं। जो एक नॉर्मल बंदा वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने करके उसको छोड़ देता है। जैसे ही आप मील रिप्लेसमेंट बंद करोगे, दोबारा से नॉर्मल फूड खाओगे, वेट वापस आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर सोया प्रोटीन आइसोलेट यूज़ होता है, क्योंकि वे प्रोटीन होता है महंगा, और जब 200 250 300 रुपये की आइटम आपको 1500 2000 में बेचनी है किसी ने, तो वो सस्ते से सस्ता सामान डालेगा। अब सोया प्रोटीन आइसोलेट जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपोथायराइडिज्म ऑल्सो। जो लोग नॉर्मली जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं उनको थायराइड प्रॉब्लम भी होती है। ये चीज़ को ओवरलुक कर दिया जाता है कि सोया प्रोटीन आइसोलेट जो है वो रिकमेंडेड नहीं है थायराइड के पेशेंट के लिए, ठीक है। एक ये भी पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। और चौथा पॉइंट ये है कि आप अगर प्रोटीन आपने नॉर्मली लेना, अब 3 अंडे खाते हो तो भी आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा ना। अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन खाया, सॉरी पनीर खा लिया, 70 ग्राम पनीर खा लिया, तो भी आपको उतना प्रोटीन मिल जाएगा। तो आप लगभग उतनी कैलोरीज आप लोगे। बेसिकली पर्पस ये होता है कि कम कैलोरीज जाएं और आपका न्यूट्रिशन पूरा हो जाए। तो वो आप फूड में भी कर सकते हो। और मील रिप्लेसमेंट ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको डेफिनेटली रिजल्ट देता है। बहुत सारी कंपनीज अब मील रिप्लेसमेंट शेक्स बनाने लग गई हैं और लोग यूज़ भी करते हैं। लेकिन अगर आप आज से 5 साल 10 साल के बाद देख रहे हो कि आपने वेट लॉस आपका मेंटेन्ड है कि नहीं, तो दीज शेक्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प। मेरे बहुत सारी ऑडियंस ने बहुत सारे मील रिप्लेसमेंट शेक्स ट्राई किए होंगे, वेट लूज़ भी किया होगा, लेकिन आज उनका वेट क्या है वो थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के देखें कि क्या उनका वेट कम हुआ था, वापस आ गया। मोस्टली लोगों का वापस ही नहीं आता, जहाँ से उन्होंने शुरू किया था उससे भी आगे बढ़ जाता है। 85 किलो के थे, आप मील रिप्लेसमेंट यूज़ किया, 75 kg पे आए, 90 किलो पे जाके रुकोगे। हाँ, क्योंकि रियल फूड कभी तो खाओगे ना, खाओगे तो आपका वो वेट दोबारा से आएगा। अगर हम बैलेंस्ड फूड खाएं, प्रोटीन रिच डाइट खाएं, दैट इज़ मोर सस्टेनेबल। वो सारी उम्र आप खा सकते हो, शेक्स आप सारी उम्र नहीं पी सकते। तो ये रीज़न मैं इसलिए इसको मतलब मेरे को पसंद नहीं है कि कोई मील रिप्लेसमेंट शेक से अपना वेट लॉस करने की कोशिश करे। 100% नो है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से नो है। और नो इसलिए क्योंकि आप देखिए ना, लॉन्ग टर्म हम ये थोड़ा सोचते हैं कि 3 महीने के लिए वेट लूज़ करना। हाँ, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको वेट लूज़ करना है, एक बार आप 85 से 70 पे आ गए, टेम्परेरी बेसिस टेम्परेरी आपने कर लिया, ठीक है। आपको पता है कि आप नहीं रुक सकते, खाओगे तो कुछ उल्टा ही खाओगे, इससे बेटर है कि मील रिप्लेसमेंट शेक ले लिया। लेकिन आप कितने साल तक सस्टेन कर सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन। दैट इज अ टेम्परेरी, ओके। क्योंकि सबसे ज़्यादा एसेंशियल ये हो गया है कि अगर हमें इंग्रेडिएंट नहीं पता उसके अंदर, अभी जैसे आपने बताया सोया से आता है या पीनट से आता है या कहाँ अलग अलग मिल्क से आता है, लेकिन लोगों को इतनी डिटेल नहीं पता होती। जब वो बाय करने जाते हैं तो वो सिंपली क्या चीज़ वो देखना चाहिए उनको, वो एक बारी प्रॉपर आप बता देंगे तो हमें क्लैरिटी हो जाएगा कि यूज़र को ये चीज़ देखना चाहिए कि सोया वाला सस्ता है, मिल्क वाला सस्ता है। कुछ टैक्टिक्स खेलती हैं कंपनीज, है ना, वो अंदर ही इंग्रेडिएंट में ऐसा लिख देते हैं तो समझ नहीं आता किसी को भी। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि जैसे आपके इंग्रेडिएंट की लिस्ट है, एक रूल है
कि जो मैक्सिमम इंग्रेडिएंट डला है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो उससे कम डला है, जो उससे कम डला है, उसके हिसाब से। तो अगर आपका फर्स्ट इंग्रेडिएंट लिखा हुआ प्लांट प्रोटीन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ब्लेंड ऑफ सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन एंड पीनट प्रोटीन, इसका मतलब ये समझ जाइए कि इसमें मेजॉरिटी सोया प्रोटीन ही डाला गया है, क्योंकि लोगों को समझ इतनी आ चुकी है कि सोया प्रोटीन जो है वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, इसलिए वो ब्लेंड लिख देते हैं और प्लांट प्रोटीन लिख देते हैं, लोग कंफर्टेबली ले लेते हैं। दूसरी बात है, एक माल्टोडेक्स्ट्रिन करके एक जो चीज़ है वो नॉर्मली डाली जाती है, जो प्रोटीन पाउडर सस्ते वाले, मतलब कंपनी को सस्ते पड़े, आपको तो महंगे ही मिलेंगे। तो उसमें पहला अगर माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसमें प्रोटीन की जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और आइडियली अगर आपको प्रोटीन ही चाहिए, बेसिकली आपको प्रोटीन अपना पूरा करना है, उसके लिए आप प्रोटीन ले रहे हो, तो बेटर है कि आप वे प्रोटीन 80% जिस पे लिखा हुआ हो, या अगर टोटल हम 100 ग्राम्स में देखते हैं कि न्यूट्रिशन वैल्यू पर 100 ग्राम्स, उसमें 80% आपका प्रोटीन होना चाहिए, देन इट इज़ गुड टू गो। इफ़ इट इज़ अ गुड कंपनी अच्छी है, रेप्यूटेड है, उस पर 80% प्रोटीन लिखा हुआ है 100 ग्राम्स में, इसका मतलब आप वो वाला प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन जो इसमें डलता है उसके कोई साइड इफेक्ट भी तो होते होंगे? देखिए, साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। एक चीज़ को, शुगर को बढ़ाने की कितनी कैपेसिटी है एक कार्बोहाइड्रेट में, इसको बोलते थे 100, जो ग्लूकोज है। माल्टोडेक्स्ट्रिन का 100 प्लस है। शुगर को, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ग्लूकोज लेवल्स हाई करने की जो कैपेसिटी है माल्टोडेक्स्ट्रिन की, ग्लूकोज से भी ज़्यादा है। इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। लेकिन एनर्जी का सोर्स आपके पास जब ग्लूकोज है, चीनी है, तो आप 40 रुपये किलो वाली चीज़, माल्टोडेक्स्ट्रिन का भी जो होलसेल प्राइस है दैट इज़ 40 रुपीज़ पर केजी, तो आप 2000 का डब्बा लेके आए हो, उसमें 40 रुपये किलो वाली चीज़ डली हुई है, तो आप उसका, आप ये साइड इफेक्ट सबसे पहला तो यही हो गया कि आपकी पॉकेट में होल हो गया और आपको कोई एडवांटेज ही नहीं हुआ। तो अगर नंबर 1 प्रोडक्ट या नंबर 2 प्रोडक्ट माल्टोडेक्स्ट्रिन है, इसका मतलब है कि आप एक घटिया क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं शुगर को भी स्पाइक कर सकता है। शुगर को स्पाइक करेगा। अब सरकार का रूल है कि आपको कितनी शुगर डाली है वो आपको मेंशन करनी ज़रूरी है। लेकिन एक आम बंदे को शुगर तो लिख गया, सपोज 100 ग्राम में उसे लिखा है जी शुगर 5 ग्राम्स या 10 ग्राम्स, वो तो आपको दिख गई कि 2 चम्मच चीनी के 100 ग्राम में डले हुए हैं। लेकिन माल्टोडेक्स्ट्रिन जो शुगर से भी दुगनी स्पीड से आपकी ग्लूकोज लेवल्स बढ़ाता है, डायबिटीज़ में शुगर लेवल्स बढ़ाएगा, उसका तो आपको नॉलेज ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो हार्म कर रही हैं, आई थिंक जो मार्केट में जो लोग, मतलब बदनाम पूरा ही वे प्रोटीन हो रहा है। हाँ। लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट है, लोगों की ना समझी की वजह से कह लीजिए, या उसको कंज्यूम करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स अगर होते हैं तो ये पूरी बदनामी पूरी वे प्रोटीन पे आ जाती है। वे प्रोटीन पे आ जाती है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि वे प्रोटीन जिम वाले खाते हैं। अब जिम वाले जो हैं वो प्रोटीन ही ना खाते, वो स्टीरॉइड्स भी लेते हैं, और 100 तरह के ऐसे मामले हैं जो कि यूज़ होते हैं, इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, और ऐसे कई का बहुत सारे केमिकल्स हैं जो एज प्री वर्कआउट यूज़ होते हैं। उनमें से अब जो वे प्रोटीन है वो एक नेचुरल सोर्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो जैसे पनीर बनाते हैं, जैसे हम घी बनाते हैं, जैसे हम दूध में से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही वे प्रोटीन निकलता है। अगर हम प्योर वे प्रोटीन ले रहे हैं, रॉ वे प्रोटीन जिसको बोल देते हैं, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वो तो एक प्रोटीन है, ठीक है। उसके बीच में अगर आप देखिए, अब एडिटिव्स डाले जाते हैं, जैसे उसके अंदर अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर चाहिए या वनीला फ्लेवर चाहिए, तो वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी डाले जाएंगे। उसके अंदर जो शुगर डाली जाती है, मतलब मीठा करने के लिए, वो एस्पर्टेम डालता है, जो नॉर्मली आप आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो उसके भी होंगे, क्योंकि अगर आपको 80% वे प्रोटीन चाहिए, उसके अंदर चीनी डालेंगे तो उसकी कंटेंट कम हो जाएगा ना, 80% से कम हो जाएगा, 70% हो जाएगा। अगर 2 चम्मच आपने चीनी के मिला दी 100 ग्राम से, तो उसके अंदर वो बहुत कम क्वान्टिटी में डलता है। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है वो मिलीग्राम्स में डलता है, तो उसका वो भी ख़त्म नहीं होता। और साथ में तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अनफ्लेवर्ड लोगे, उसमें ना तो कोई एडिटिव्स होते हैं, ना आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, और ना ही कोई किसी तरह का कोई कह लीजिए कि कोई उन्हें आर्टिफिशियल कलर्स में ला रखे होते हैं। जैसे आपने बताया कि ज़्यादातर लोग उसका टेस्ट पसंद नहीं करते ना, क्योंकि कई तरह है, तो आप कौन सा रिकमेंड करते हो कि क्या एक्चुअली वो इंग्रेडिएंट? देखिए, मैं क्या सलाह देता हूँ कि बजाय कि आप प्रोटीन का स्कूप लिया और उसको यूज़ कर लिया, बहुत सारे तरीके हैं वे प्रोटीन को यूज़ करने के। फॉर एग्जांपल, आप जो रोटी बनाते हो, आप 3 भाग आपने आटे के ले लिए और 1 भाग आपने प्रोटीन का स्कूप डाल लिए।
हाँ, 4 तो रोटियां खाई, 2 रोटियां शेक, सुबह खा ली, हाँ। 2 शाम को खा ली, आपके अंदर वो प्रोटीन का पूरा स्कूप भी चला गया। हम्म, लेकिन ये पॉसिबल है जो टेस्टलेस, जो जिसमें शुगर वगैरह नहीं या स्वीटनेस नहीं मिली होती, वो वाले प्रोटीन को ऐसे यूज़ करते हैं। बेसन का चीला बनाना है, आपने आधा बेसन मिला दिया, आधा प्रोटीन मिला दिया, उसका चीला बना के खा लो। ये प्रोटीन जो है, जो जब तक आप कह लो कि उसको बहुत ज़्यादा सड़ा नहीं देते, जला नहीं देते, तब तक अगर आप हीट अप भी करते हैं तो प्रोटीन की जो वैल्यू है या जो स्ट्रेंथ है या जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती है। आप ऐसे भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको शेक बना के या ट्रेंड बना दिया एज ए शेक ट्रेंड बनाना, ऐसे है ना, या क्योंकि इसको हम लोग लेज़ी हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें क्विक फिक्स मेथड्स चाहिए कि फटाफट काम हो बनाया जाए, और यूज हो गया, है ना। इसमें क्या है कि थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा दिमाग लगता है। अब कोई महिला वेट लूज़ करना चाहती है, साथ में अपना प्रोटीन कंटेंट भी पूरा रखना चाहती है, तो उसको अलग से अपनी रोटी बनानी पड़ेगी, अलग से अपना आटा गूंदना पड़ेगा। इतना किसी के पास ना टाइम है ना टेम्परामेंट है, तो और कंप्लीट। कैसे ले सकते हैं इसको, मतलब रादर शेक और रोटी में डालने के अलावा चीला आपने बताया, हाँ जी। और इसके अलावा कहाँ इसको सब्जी में भी ले सकते हैं? और नहीं, कहीं? सब्जी में इतना टेस्ट नहीं होगा, दही में डाल के दही देख में सकते ले हैं। सकते हैं। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी को टेस्टी लगता है, किसी को नहीं। ये जो मैंने मेथड बताई ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, हाँ, मैं भी ये तरीका अपनाता हूँ, ठीक है। हम्म, तो इसलिए ये वाला तरीका जो है वो पता है मेरे को बेस्ट कि फर्स्ट काम करेगा, और ज़्यादा रोटी के फ्लेवर में या आपके चीले के फ्लेवर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो बहुत से खुलासे हुए डॉक्टर साहब, मतलब वाकई ये एक अमेजिंग है, क्योंकि लोग इसको बड़ा वाइडली यूज़ कर रहे हैं इन दिनों में। देखिए, आप प्रोडक्ट के डब्बे को तो बाहर से देखते हैं, कितना चमकीला है, कितना ब्राइट है, कितने बड़े बड़े उसमें शाइनिंग लेटर में लिखा है, लेकिन उसके बैक साइड में कहीं ना कहीं उसके इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, है ना। अगर आप प्रोटीन्स के बारे में, अगर आप वे प्रोटीन्स के बारे में उसके इंग्रेडिएंट पे अगर ध्यान दे के चीज़ों को समझेंगे, और आज जितनी चीज़ों को हमने डॉक्टर साहब के साथ बैठ के समझा है, सीखा है, आप अगर इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे तो रिज़ल्ट आपको बेस्ट ही मिलेंगे। और ज़्यादातर इसके बारे में जो मिथ्स हैं वो आज हमने इस पॉडकास्ट में कवर अप किए हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके इतना समय देने के थैंक लिए यू सो मच। और ये अवेयरनेस देने के लिए कि आज हमारे यूथ जो एक दूसरे को देखा देखी इस चीज़ों को यूज़ कर रहा है, प्लीज़, है ना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। अकल लगाओ। यस। तो अकल आपको वो पीछे छोटा सा उसमें लिखी हुई मिल जाती है, जिसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं। और टेस्ट के बारे में बताया कि टेस्ट के चक्कर में मत पड़िए, आपको टेस्टलेस ही मिलेगा जो अच्छा है, और उसको यूज़ कंज्यूम करने का जो बेस्ट तरीका है। आपको कोई ये नहीं है कि आपको वर्कआउट कर रहे हो तभी आपको पीना ही पीना है, मतलब कई लोगों को ट्रेंड दिखता है कि हम पिएंगे तो अच्छे लगेंगे जिम करते हुए, ये ट्रेंड में मत जाइए। आप उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए जो बेस्ट तरीका बताया डॉक्टर साहब ने, आप उसको रोटी में, और जब आप जिम कर चुके हैं उसके बाद में ले सकते हैं। तो ये सब टैक्टिक्स हैं, आप इनको करिए और इनका बेनिफिट उठाइए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और यहाँ पर जो भी अब नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं बहुत एक और नई जानकारी के साथ, आपको रेगुलरली ऐसी जानकारी के लिए, और ख़ास तौर से वे प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ भी अगर आपने जानना है, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी कमेंट सेक्शन में आप अपना लिखिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं और आपको डाउट है कि भाई हमें शायद ये वे प्रोटीन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस पॉडकास्ट के बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, आप इसके नीचे कमेंट करके हमें बताइए। हम डॉक्टर साहब से पर्सनली कंसल्ट करेंगे, और नेक्स्ट पॉडकास्ट हम उन चीज़ों के आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही मिला करके हम बनाने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।